नमस्कार। जैसा कि कल तक की वीडियो में आपको बताया गया था कि जो देश की आम जनता है वो बेस्ट एट रिपेइंग माने कम लेती है और ज़्यादा देती है। अब आपको आगे लेखिका कहती है कि हम ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था कि अब हर मोड़ पर हमें हेयर पिन बेल्ट लेंगे, तेज़ी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेल्ट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा कि 7-8 वर्ष के ढेर सारे बच्चे, पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे, मैंने सहायता मांग रहे थे। जितेन ने बताया कि हर 3-3.5 किलोमीटर की हर दिन ये 3-3.5 किलोमीटर की पढ़ाई पहाड़ी चढ़ कर के ये स्कूल जाते हैं। तब मैंने पूछा क्या स्कूल बस नहीं? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा, मैडम ये मैदानी इलाका नहीं है, पहाड़ी इलाका है। प्रश्न बनता है कि पहाड़ी इलाका तथा मैदानी इलाकों के बच्चों में क्या अंतर होता है। तो मैदानी इलाकों के बच्चों के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं होती हैं, उन्हें भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती है, जबकि पहाड़ी इलाकों के बच्चों के लिए भौतिक सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं। वे बेचारे 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ कर के नीचे तलहटी में जाकर के विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, तब जाकर के अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और शाम के समय अपने माँओं के साथ मवेशियाँ चराते हैं, अपने अन्य कार्यों को करते हैं। उसने कहा कि मैडम यहाँ कोई चिकना और बर्बीला माने बड़े हुए पेट वाला नहीं मिलेगा। यहाँ का जीवन कठोर है। नीचे तराई में बच्चे स्कूल में जाते हैं, दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं, अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ी और भारी भारी गट्ठर लाते हैं। खुद मैंने भी ढोए हैं। धीरे धीरे खतरा बढ़ने लगा, रास्ते सकड़े होने लगे। कई बार तो ऐसा लगने लगा जैसे इंची टेप से नाप करके जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है, जिसमें केवल जीप ही निकली जा सके। जरा भी संतुलन बिगड़े कि इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके सीधी घाटियों में। इन जगह पर जगह जगह चेतावनियां लिखी हुई थी। सामने लिखा हुआ था, आप धीरे चलाएं, घर पर आपका बच्चे इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़े, फिर एक और चेतावनी मिली, बी केयर मैन इंटर अराउंड, माने हम आपको चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, पर हमें नरबच्ची जानवर नहीं, केवल दूध देने वाले याक मिले। काले काले ढेर सारे याक, पहाड़ों पर बर्फ, गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। सूरज अब ढलने लगा। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चरा कर के लौट रही हैं, सिर पर लकड़ियां हैं, भारी भरकम गट्ठर थे, ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी। फिर एक दृश्य ने मुझे अपनी ओर खींचा। वहां पर कई युवतियां बोकू एक सिक्कमी परदान पहने जा रही थी और चाय के बागानों में वे पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की उफान की तरह लेता उनका यौवन, माने जिस प्रकार से नदी में बाढ़ आती है, इसी प्रकार से उनकी जवानी में बाढ़ आई हुई थी और उसी उफान के साथ उनकी जवानी दिख रही थी। श्रम से दमकता उनका गुलाबी चेहरा। एक युवती ने तो लाल चटक रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच में ऐसा लग रहा था जैसे डूबते सूर्य की स्वर्णिम आभा हो, और इस आभा में इंद्रधनुषी रंग बिखेर रहा था। मैं मंत्र मुग्ध सी चीख पड़ी कि भाई इतना सुंदर मेरे लिए असहनीय है। प्रश्न बनता है कि लेखिका के लिए कौन सा सौंदर्य असहनीय था? तो लेखिका के लिए वह बोकू पहना हुआ सौंदर्य असहनीय था, क्योंकि बोकू पहना हुआ सौंदर्य जब हरियाली के बीच दिखाई दे रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे डूबते सूर्य में स्वर्ण आभा चमक रही थी। ऐसा दृश्य लेखिका के लिए असहनीय था। युमतांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में ही ठहरना पड़ा।
गगनचुंबी पहाड़ों के बीच एक नन्ही सी शांत बस्ती लायोंग थी। थोड़ी दौड़ धूप से दूर जिंदगी यहाँ एक निश्चिंत सी होने लगी। लेखिका अब लायोंग में ठहरी है। इसका वर्णन आपको कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।